हम पढ़ रहे थे ध्वनि चैप्टर, कक्षा 9 की विज्ञान का 12वां चैप्टर ध्वनि, जिसका तीसरा भाग हम कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ेंगे तरंगों के प्रकार। तो तरंगे कितने प्रकार की होती है और जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ध्वनि, वो कौन से प्रकार की तरंग है, उसमें जो कंपन होते हैं, जो कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि ऊर्जा को पहुंचाते हैं, तो वो कौन सी तरंगों के माध्यम से वो पहुंचाते हैं। तो हम देखते हैं कि तरंगे कितने प्रकार की होती है। तो तरंगे मेनली दो प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग। तो ये हमें इनको शाब्दिक अर्थ को समझ लेना है और बहुत जगह ये काम आएंगे। कभी बायोलॉजी के अंदर हम डिसेक्शन कर रहे होंगे या किसी कोशिका को ऊतक का अध्ययन कर रहे होंगे, तो उस समय भी अनुदैर्घ्य काट और अनुप्रस्थ काट इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट शब्द हैं विज्ञान के अंदर, तो हमें इन्हें अच्छी तरह समझ लेना है। इंग्लिश वाला समझना और ज़्यादा आसान है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल तो लॉन्ग शब्द से बना हुआ है, लंबा की तरफ से मतलब बना हुआ है, तो उस तरह से इसका मतलब जाता है। और अनुप्रस्थ यानी कि आड़ा, क्षैतिज दिशा में जो बात होती है वो ट्रांसवर्स वेव में आती है। तो इस तरह से हम समझना है कि ये जो पिक्चर बना हुआ है ये बता रहा है हमको लॉन्गिट्यूडनल वेव का, और ये जो पिक्चर बता रहा है हमको ट्रांसवर्स वेव का बता रहा है। तो किस किस तरह से ये दोनों पिक्चर्स फ़र्क है, इसको हम समझेंगे इस चैप्टर में, इस वाले भाग में। ठीक है, तो सबसे पहले अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है। तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं और जिसमें तरंग गति कर रही होती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। तो माध्यम के जो कण हैं वो किस तरह से गति कर रहे हैं, अपनी जगह के आगे पीछे इर्द गिर्द गति कर रहे हैं और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। कण नहीं बढ़ रहे, क्या बढ़ रही है, सिर्फ उनकी ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है। वो सिर्फ अपने स्थान पर क्षैतिज दिशा में कंपन करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जो ये इसकी दिशा है, तरंग की दिशा, इसके पैरेलल समानांतर ही ये गति करते हैं। तो इस तरह की तरंग कहलाती है अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। माध्यम के कण क्षैतिज दिशा में आगे पीछे कंपन करते रहते हैं। समझ में आया? क्षैतिज दिशा में मतलब ऐसे और ऐसे। दूसरी तरह के कण होंगे वो ऐसे ऊपर और नीचे गति करेंगे, इतना सा ही फर्क है। ठीक है, ये कैसे गति कर रहे हैं, देखो ये कण आगे और पीछे गति कर रहे हैं। तो ये वाली तरंगे कैसी हो गई, लॉन्गिट्यूडिनली वेव हो गई, अनुदैर्घ्य तरंगे हो गई। अनुदैर्घ्य तरंगों को सभी तीनों माध्यम ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये वाली अनुदैर्घ्य तरंग है, ये उसका रेखा चित्र है। तो देखो एक स्प्रिंग के माध्यम से इसको समझते हैं। स्लंकी स्प्रिंग जो होती है ये इस तरह के हमने देखी है स्प्रिंग। स्लंकी को में अनुदैर्घ्य तरंगों का पर निर्माण करके देख सकते हैं। देखें किस तरह से स्प्रिंग जब एक सिरे से दबाया या खींचा जाता है तो अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती है। यहाँ से एक ये तो नॉर्मल स्प्रिंग हो गई। ठीक है, इसके जो कर्व हमको दिखाई दे रहे हैं ये हम देख सकते हैं कि सबके अंदर बराबर है। इसका मतलब ये सामान्य स्थिति में स्प्रिंग रखी हुई है। दूसरा, जब एक जगह से इसको हमने टाइट पकड़ लिया और दूसरी जगह से इसको ज़रा सा हिलाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक जगह ये ज़्यादा सिमट गई, फिर दूसरी जगह थोड़ी सी खुल गई, फिर सिमट गई, फिर खुल गई, फिर सिमट गई, फिर खुल गई। तो ये जो उनकी स्प्रिंग बनी हुई है, जो इनके कर्व्स बने हुए हैं, इनका सिमटना खुलना ये हमको लगातार दिखाई देता है। तो ये इकट्ठा होना, ये इतने सारे तरंग इकट्ठे हो गई, ये क्या बन गया है, कंप्रेशन हो गया, संपीड़न हो गया। और ये जो खुली खुली बनी हुई है ये क्या हो गया, विरलन हो गया, रेरफेक्शन हो गया। तो इस तरह से इनका क्रम हमें दिखाई देता है। तो स्प्रिंग में ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। आगे से पीछे की तरफ ये खिसकती जाती है। इसमें ये वाला कर्व यहीं रह जाएगा, ये वहाँ तक पहुँच के नहीं जाता ना, ये वहीं की वहीं हिलता रहता है और इस तरह से ये आगे मूव करते रहती है। एक बार इसको लिखा हुआ समझ लेते हैं। स्प्रिंग जब एक सिरे से दबाया जाता है या खींचा जाता है तो अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती है। यदि स्प्रिंग के स्वतंत्र सिरे को लगातार आगे पीछे गति कराई जाती है तो एकांतर संपीड़न और विरलन दिखाई देता है, एक के बाद एक।
संपीड़न दिखाई देगा, विलन दिखाई देगा, संपीड़न दिखाई देगा, विलन दिखाई देगा, एकांतर दिखाई देगा। ठीक है, यही अनुदैर्ध्य तरंग है जो सिलंकी के साथ साथ प्रगमन करती है, उसके साथ साथ ये गति कर रही है, यही अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे कि किस तरह से अनुदैर्ध्य तरंगें गति करती है। अब इसमें संपीड़न और विलन क्या चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग अनुदैर्ध्य तरंग विलन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो हमको ये याद कर लेना है। इन शब्दों का मैं भी बार बार आपके सामने बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, जिससे कि ये नए शब्द से आप अच्छे से परिचित हो जाओ। जब हम शब्दों का शाब्दिक अर्थ समझ जाते हैं तो उसके माध्यम से जो बात समझाई जाती है, शब्दों के माध्यम से जो बात समझाई जाती है, तो वो भी हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो जो भी कोई नया शब्द आता है या कोई भी हम नए शब्द से रूबरू होते हैं तो उस शब्द के मतलब को, उसके शाब्दिक अर्थ को जल्दी से समझ लो, जान लो और याद कर लो कि नया शब्द कौन सा हमने सीखा, संपीड़न, विरलन। तो संपीड़न शब्द का मतलब क्या है, वह भाग है, तरंग का वह भाग है जिसमें कुंडलियां आप सामान्य की अपेक्षा अधिक पास पास होती है। ठीक है, बहुत सिंपल है कि जो भी स्प्रिंग जो हमने पिछले इसमें बनाई थी, ये जो स्प्रिंग है इसकी जो ये कुंडलियां बनी हुई है, अगर ये अधिक पास पास है, सामान्य स्थिति तो ये हो गई, और सामान्य स्थिति की अपेक्षा ये अधिक पास पास है, तो ये स्थिति कहलाएगी संपीड़न की। और इसके उल्टा विलन है। ठीक है, विलन कौन सी अवस्था है, वह भाग है जिसमें कुंडलियां सामान्य की अपेक्षा दूर दूर होती है। तो ये वाली स्थिति हो गई विरलन की। तो आपको अच्छी तरह याद हो गया, संपीड़न और विरलन दो नए शब्द हमने अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य भी एक नया शब्द है आपके लिए, तो अनुदैर्ध्य तरंग में हमने ये दो शब्द नए सीखे। इनको बार बार उच्चारण करो और इन्हें लिखें ज़रूर। लिखने से हमने याद हुआ है वो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण विक्षोभ के संचरण की दिशा में समानांतर विस्थापित होते हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषताएं हैं कि इनमें क्या हो रहा है, जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, ये स्प्रिंग को हिलाने की वजह से जो विक्षोभ, जो हलचल उत्पन्न हो गई है, वो समानांतर विस्थापित होते हैं। उसके जो संचरण की दिशा कौन सी है, जिस दिशा से वो उत्पन्न हुए हैं उसकी विपरीत दिशा में वो जाता जाएगा, तो उसके समानांतर गति करता रहता है। माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, बल्कि अपनी विराम अवस्था में आगे पीछे दोलन करते हैं। तो ये हमने समझाई है कि माध्यम के कण खुद नहीं जाते हैं, बल्कि कंपन करके अपनी ऊर्जा को देते हैं और कंपन देते हैं, कंपन के माध्यम से, संपीड़न विरलन के माध्यम से अपनी ऊर्जा का ट्रांसफ़र करते रहते हैं और इस तरह से आगे ध्वनि ऊर्जा पहुंचती जाती है। तो ये जो हम ध्वनि पढ़ रहे हैं, तो ध्वनि वास्तव में क्या है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। ये ध्वनि तरंगे कैसी है, वापस से याद कर लीजिए, ध्वनि तरंगे कैसी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए, जिस तरह से सिलंकी में विक्षोभ का संचरण होता है उसी प्रकार से ध्वनि तरंगों का संचरण भी होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं या है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है। जब ध्वनि तरंग वायु से होकर गुजरती है तो वायु के कण ध्वनि तरंग की दिशा के समानांतर आगे पीछे कंपन करते हैं, जिससे संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। जैसे स्प्रिंग में हमको दिखाई दे गया कि किस तरह से संपीड़न और विरलन का निर्माण हो रहा है। हवा में इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि हमको वो संपीड़न और विरलन दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसमें भी ऐसा ही होता है जैसा कि स्प्रिंग में हमने संपीड़न और विरलन को देखा। उसी तरह से वायु के कण भी संपीड़ित और विरलन उनमें होता रहता है। संपीड़न के माध्यम से कण सामान्य अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे के पास पास होते हैं, जिससे माध्यम के घनत्व में अस्थायी वृद्धि हो जाती है। ये देखिए, ये हमने देखा, ये वायु के कण दिखा रखे हैं, तो ये संपीड़न का क्षेत्र हो गया, फिर ये संपीड़न का क्षेत्र हो गया, ये संपीड़न का क्षेत्र हो गया, और इनके बीच में क्या है, विरलन का क्षेत्र है, आर लिखा हुआ है, रेयरफेक्शन का क्षेत्र है। तो यहाँ पे संपीड़न का मतलब हो गया, यहाँ पे कणों की स्थिति क्या है, ये अपेक्षाकृत पास पास आ गए हैं। जब ये पास पास आ गए हैं तो यहाँ पे घनत्व में वृद्धि हो गई। घनत्व क्या है, घनत्व है इकाई आयतन में कणों की संख्या, तो इनके घनत्व में वृद्धि हो गई। जब घनत्व में वृद्धि हो गई तो यहाँ पे दाब का क्षेत्र बढ़ गया, यानी इस क्षेत्र में दाब बढ़ गया।
जिससे माध्यम के घनत्व में अस्थायी वृद्धि होती है और फलस्वरूप दाब में भी वृद्धि हो जाती है। विलयन में माध्यम के कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, जिससे माध्यम के घनत्व में कमी आती है। देखो यहाँ पे कैसा एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कण कम कम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर घनत्व कम हो गया और यहाँ पे दाब भी कम हो गया, जिससे माध्यम के घनत्व में कमी होती है, फलस्वरूप दाब भी कम हो जाता है। अतः कह सकते हैं संपीड़न कैसा क्षेत्र है, उच्च दाब का क्षेत्र है, और विलयन कैसा क्षेत्र है, निम्न दाब का क्षेत्र है। समझ में आ गया किस तरह से वहाँ पे कण, जो माध्यम के कण हैं वो पास पास आ गए हैं, इसलिए वहाँ पे दाब बढ़ गया है। और विलयन में क्या हुआ, माध्यम के कण दूर दूर चले गए, इसलिए वहाँ पे दाब का क्षेत्र निम्न हो गया, कम हो गया। तो अब है ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, एक तो हमने पढ़ ली लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी है अनुप्रस्थ तरंगें। तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होगा, बिल्कुल इसके विपरीत होगा। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में ऊपर नीचे की तरफ कंपन करते हैं, इस तरह से कंपन करते हैं, ठीक है। और ये तरंग की दिशा है और यह माध्यम के कण हमको दिखा रखे हैं। तो ये एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि इस तरह से जब कण गति करते हैं तो वो वाली तरंगें क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती है। उदाहरण में देख लेते हैं किस किस कहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगों का निर्माण होता है। तालाब में जल की सतह पर अनुप्रस्थ जल तरंगें, जो तरंगें उत्पन्न होती है तालाब की सतह पर, अगर मैं हाथ मार के देखेंगे तो यहाँ पे हम वेव को देखेंगे इस तरह से। वेव तो हम समझते यही है कि उनकी गति इस तरह से होती है। तो ये जो बनती है तरंगें, वो कैसी तरंगें हैं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं। एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे को जिसका दूसरा सिरा हुक से स्थिर लगा हुआ है, तेजी से ऊपर नीचे गति करने पर उत्पन्न तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। जब एक स्प्रिंग को एक स्थिर दीवार से या हुक से लगा देंगे और यहाँ से हम जोर जोर से हिलाएंगे, स्प्रिंग को हिलाओ या रस्सी को भी हिला सकते हैं, तो किस तरह से वो मूव करेगी, इस तरह से मूव करेगी। तो ये जो मूवमेंट है तरंगों का ऊपर नीचे होना, तो ये कहलाता है अनुप्रस्थ तरंगें बनती है। नीचे गति देने से उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अनुप्रस्थ तरंग जब माध्यम में क्षैतिज रूप से प्रगमन करती है तो माध्यम के कण ऊर्ध्वाधर दिशा में कंपन करते हैं, ऊपर नीचे की तरफ कंपन करते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है। गति तो उसकी क्षैतिज होती है, पर जो कण कंपायमान होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। कौन, अब उदाहरण क्या है अनुप्रस्थ तरंगों का, प्रकाश। प्रकाश की जो तरंगें हैं वो जिस तरह से गति करती है, उनकी गति कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में होती है। तो इस तरह से हमने तरंगों के प्रकार समझे। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम में एक जगह से दूसरे जगह तक किस तरह से पहुंचती है, इसको हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब हमको जो सवाल हम शुरुआत में सोच रहे थे कि किस तरह से गमन करती है, क्या एक जगह से जिस तरह से गैस के कण हमारे पास पहुंच जाते हैं, क्या उसी तरह से ध्वनि पहुंचती है, ऐसा नहीं है, हमको समझ में आ गया। और ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता ज़रूर होती है। और ये कौन सी तरंगों का रूप होती है, अनुदैर्घ्य तरंगें होती है ध्वनि तरंगें, और उसकी तरह से संचरण करती है। तो ये हमने तरंगों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ये अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कौन सी ध्वनि से हमें शोर महसूस होता है, ध्वनि का क्या प्रकार होता है, उसकी कौन सी विशेषता की वजह से कोई ध्वनि तो हमें कर्कश लगती है और कोई ध्वनि हमें मृदु सॉफ्ट लगती है, कोई ध्वनि हमें तेज लगती है। तो ये ध्वनि की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसकी वजह से ये हमें अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से सुनाई देती है, कैसे इसको अलग अलग आवाज़ को हम पहचान लेते हैं। ये सभी सवाल अपने दिमाग में सोचो और फिर हम उत्तर तलाशेंगे तो हमको फटाफट उत्तर आ जाएंगे। हम क्या कर लेते हैं, पहले उत्तर को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि इसका ये प्रश्न हो सकता है, इसका ये प्रश्न हो सकता है। अगर ज़्यादा अच्छा ये हो कि हम पहले खुद सोचें कि इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ा जाएगा, इसमें कितनी गहराई जाएगी। हमको ये भी नहीं पता होता कि इसमें कितनी गहराइयाँ हो सकती है। तो अगर हम उसके बारे में पहले विचार कर लेंगे, खूब सारे प्रश्नों को खड़ा कर लेंगे, तो उत्तर जानने में मज़ा भी आएगा और हमको वो उत्तर फटाफट याद हो जाएंगे, क्योंकि हम एक इंटरेस्ट के साथ उस विषय को पढ़ेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे।
तो इस तरह से हम ये चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्वनि की विशेषताएं और उनके लक्षण को पढ़ेंगे। थैंक यू।